नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत 9 दिसंबर को स्थानीय स्वावलंबी नगर परिसर में रहने वाला शिवम गजानन देशमुख नामक 30 वर्षीय युवक अचानक लापता हुआ था, जिसकी गुमशुदगी को लेकर उसके खिलाफ गजानन देशमुख ने गाड़गेनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के साथ ही शहर के एक अखबार में विज्ञापन भी प्रकाशित किया था, जिसमें कहा गया था कि निजी साहूकारों द्वारा दी जाने वाली तकलीफ से तंग आकर शिवम देशमुख मुंबई जाने की बात कहते हुए घर छोड़कर चला गया है। परंतु अब करीब 1.5 माह बाद गुमशुदगी के इस मामले में एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर पुलिस भी भौचक रह गई है। अब सामने आई जानकारी के मुताबिक नमूना गली नंबर 4 में किसी समय संतोष प्रिंटर्स नामक छापखाना चलाने वाले शिवम देशमुख ने अमरावती शहर के करीब 10 से 12 लोगों को जमकर चूना लगाते हुए लगभग 4.25 करोड़ रुपए छाप डाले और इस रकम की अदायगी से बचने हेतु वह भयंकर अंडरग्राउंड हो गया, जिसे उसके परिवार द्वारा गुमशुदगी बताया जा रहा है। इस मामले में शिवम के बहकावे में आकर उसके पास करीब 4 करोड़ 23 लाख रुपए की रकम का निवेश करने वाले 9 निवेशकों ने राजापेट पुलिस थाने सहित शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके जरिए गुमशुदगी के मामले से जुड़ा यह नया पहलू सामने आ रहा है। शिकायत के मुताबिक खुद को शहर भाजपा का एक जिम्मेदार पदाधिकारी बताने वाले गजानन देशमुख के बेटे शिवम देशमुख द्वारा नमूना गली परिसर में संतोष प्रिंटर नामक छापखाना चलाया जाता था। साथ ही शिवम देशमुख ने अपने कई जान पहचान वाले लोगों के सामने यह दावा करना शुरू कर दिया था कि उसे अमरावती सहित अकोला, यवतमाल, वाशिम व बुल्ढाना के सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प तथा जिला सामान्य अस्पतालों सहित जिलाधीश कार्यालय के कुछ विभागों से बड़े पैमाने पर काम में टेंडर मिले हैं, लेकिन उसके पास इन टेंडरों का पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में यदि कोई उसके साथ प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है तो वह उसे फायदे में हिस्सा देने के साथ ही अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। अपने इस दावे पर लोगों को भरोसा हो, इसलिए शिवम देशमुख ने अलग अलग सरकारी महकमों को लेटर हेड पर संतोष प्रिंटर्स के नाम से छापे टेंडर संबंधी आदेश पत्र भी दिखाए, जिसे देखकर सहज ही यह भरोसा होना स्वाभाविक था। शिवम देशमुख को सच में उन सरकारी महकमों से छपाई के काम का टेंडर मिला है। अपनी यह कहानी सुनाकर शिवम देशमुख ने उसकी जान पहचान में रहने वाले करीब 10 से 12 लोगों से लगभग 4.25 करोड़ रुपए की रकम ली, लेकिन जब उन लोगों ने अपनी रकम सहित अपने निवेश की एवज में हिस्सा व फायदा मांगना शुरू किया तो शिवम देशमुख ने टालम टोल करनी शुरू कर दी। साथ ही जब निवेशकों ने अपनी रकम वापसी के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो शिवम देशमुख अंडरग्राउंड हो गया। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर की आज शनिवार को अमरावती के साइंस कोर मैदान में विशालकाय जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले भर से लाखों आंबेडकरवादी उपस्थित हुए, जिन्हें संबोधित करते हुए एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने इशारों में ही कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस व शिवसेना का समावेश रहने वाली महाविकास आघाड़ी को अपने साथ गठबंधन कर लेने का संदेश देते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो वंचित बहुजन आघाड़ी राज्य की सभी 48 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत भी रखती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस मराठा समाज को अपने फायदे के लिए प्रयोग करती आई है, वैसा कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और हमें बलि का बकरा भी नहीं समझना चाहिए। इस समय प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा व आरएसएस को भी जमकर आड़े हाथ लेते हुए प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि यह लोग देश में सभी राजनीतिक दलों को खत्म करने के साथ ही लोकतंत्र को खारिज करते हुए तानाशाही लाना चाहते हैं। इसके साथ सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और यह लड़ाई लड़ने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी तरह से तैयार है। इसी तरह प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस को एक कमजोर एवं बिखरा हुआ राजनीतिक दल बताते हुए कहा कि यह हर ओर भाजपा द्वारा एक धार्मिक आयोजन को राजनीतिक रंग देते हुए अपने वोटर को लामबंद किया जा रहा है। वही दूसरी ओर चुनाव सिर पर रहने के बावजूद कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा जैसी नौटंकी करते हुए महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ में नष्ट किया जा रहा है। इससे यही समझ में आता है कि आगामी चुनाव को कांग्रेस कितनी गंभीरता से ले रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा करने से पहले एक बार गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। जुन्या काळी बाबासाहेबांनी स्वातंत्र्याच्या अगोदर इथल्या हिंदू मुसलमानाचं राजकारणाचं अत्यंत चांगलं वर्णन केलं, अत्यंत चांगलं वर्णन केलं। त्या वर्णनाचं स्वरूप काय होतं?
त्यांनी असं म्हटलं की मुसलमानाचं राजकारण असं असायचं की हिंदूंची चोटी आपल्या हातामध्ये राहिली पाहिजे. मुसलमानाचं राजकारण कसं असायचं की हिंदूंची चोटी हे आपल्या हातामध्ये राहिली पाहिजे. आणि हिंदूंचं राजकारण काय असायचं की मुसलमानाची दाढी ही आपल्या हातामध्ये असली पाहिजे. दाढी ही आपल्या हातामध्ये असली पाहिजे. म्हणजे एक जण नियंत्रित होत गेला ते एकाने चोटी खेचायची आणि दुसऱ्याने दाढी खेचायची आणि त्याला जागेवरती आणायचं. आम्ही सुद्धा इथल्या असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना म्हणतोय की आम्ही सुद्धा हेच वॉचटॉक करणार आहोत की लुटारूंचं सरकार फार काळ चालणार नाही. इथल्या असणाऱ्या शेतकऱ्याचं न्याय हक्क मिळाला पाहिजे तेवढाच फक्त त्या ठिकाणी बघू. इस जनसभा को संबोधित करते हुए वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा ने कहा कि आज की यह जनसभा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अमरावती संसदीय क्षेत्र सहित समूचे राज्य के लिहाज से चुनावी शंखनाद की तरह है और हमने अपनी ओर से बिगुल फूंक दिया है. इसके साथ ही अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा का नाम ले बिना उनके लिए हीरोइन और 420 जैसे संबोधनों का प्रयोग करते हुए नीलेश विश्वकर्मा ने कहा कि पालघर और चेंबूर से दो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाली अमरावती जिले की सांसद बहुत जल्द ही जेल में होगी. इस तरह उन्होंने दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखड़े का भी बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि दूसरों की बैग उठाकर उनके पीछे घूमने वाला व्यक्ति जैसे तैसे विधायक तो बन गया लेकिन इन दिनों सांसद बनने का सपना देख रहा है. ऐसे लोगों को अमरावती जिले की जनता आगामी चुनाव में इनकी जगह दिखाएगी. साथ ही अगली बार अमरावती जिले में वंचित बहुजन आघाड़ी का समर्थन रहने वाला प्रत्याशी भी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा. इसमें आज की सभा को देखते हुए संदेह नहीं है. वही संदर्भ में जब जानकारी हेतु शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि जिन जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है उन सभी लोगों ने आज सामाजिक कार्यकर्ता संजय तिरथकर अपने साथ लेकर उनसे मिलने हेतु आए थे तथा सभी लोगों ने उनके पास अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई है. महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, श्री देवस्थान सेवा समिति विदर्भ, श्री पिंगला देवी संस्थान, श्री नागेश्वर महादेव संस्थान, श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर ट्रस्ट और हिंदू जन जागृति समिति के संयुक्त तत्वाधान में महेश भवन में आयोजित महाराष्ट्र मंदिर न्यास अधिवेशन अमरावती विदर्भ प्रांत में 550 से अधिक मंदिर प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उत्साह से आरंभ हुआ. अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल ने समयोचित एवं प्रभावी संबोधन किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में मीडिया को अनन्य साधारण महत्व है. सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का अपना स्थान है. मंदिरों को हिंदू धर्म के प्रचार केंद्र बनाते समय उनके कार्य समाज तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है. इसके लिए मीडिया प्रबंधन की आवश्यकता है. प्रत्येक मंदिर से अपने कार्यों उपक्रमों की जानकारी वर्ष भर में कम से कम एक पत्रकार परिषद लेकर समाज के सामने देने की बात अग्रवाल ने की. उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंदिर का एक प्रवक्ता रहे तो क्या ही बेहतर. उन्होंने मुंबई विद्यापीठ में शुरू मंदिर प्रबंधन के विषय में अभ्यासक्रम का लाभ लेने का आह्वान भी किया. याचा मॅनेजमेंट किती मोठा आहे याच्यावर मीडिया मॅनेजमेंट अवलंबून राहू शकते किंवा याच्यावर मीडिया मॅनेजमेंट हा अवलंबित राहू शकते. खरं तर मीडिया समजायची असेल तर आपल्याला 2014 मध्ये एक तो जो नारा भारतीय जनता पक्षाने दिला होता तो नारा आपल्याला त्या नाऱ्याची आठवण करावी लागेल. अब की बार मोदी सरकार. आहे तुम्हाला आठवण? कोणाकोणाला नाही? एखाद्याने हात वर करावा. कोणाकोणाला नाही? सगळ्यांना आहे. तो एक नारा आपण लक्षात घेतला तर आपल्याला प्रत्येक गोष्टीतला मीडिया मॅनेजमेंट लक्षात येईल. आपला विषय मंदिर न्यास ट्रस्ट आणि मीडिया मॅनेजमेंट आहे. पण मीडिया मॅनेजमेंट जर समजायचं असेल तर आपल्याला तो एक नारा आठवण करून घ्यावा लागेल. अब की बार मोदी सरकार. तो नारा कोणी दिला मला माहित नाही. तो नारा कोणी रचला मला माहित नाही. पण तो नारा ह्या 140 कोटीच्या जनसंख्येवाला देशात प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचला आहे. आणि हे फक्त आणि फक्त झालं मीडियामुळे. या गोष्टीला तुम्ही मान्य करता? मग 2019 मध्ये येऊया. अब की बार फिर मोदी सरकार. हा नारा कोणी दिला मला माहित नाही.
पण तो नारा पुन्हा 140 लोकांपर्यंत 140 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचलं आणि पुन्हा मोदी सरकार आलं. आता अबकी बार मोदी सरकार गेला, अबकी बार फिर मोदी सरकार गेला, अबकी बार राम मंदिर फिर मोदी सरकार, हा नारा इथून मी देत आहे. आणि पुन्हा हा नारा राम मंदिर घरोघरी, मग तो कोणत्याही धर्म, कोणताही पंथ, कोणताही समाज, कोणताही समूह, कोणताही वर्ग, मग ते हिंदू धर्माचे आलोचक असेल तर त्यांच्यापर्यंतही पोचलं, हिंदू धर्माचा प्रचार प्रसार करणारे असेल त्यांच्यापर्यंत पोचलं, भाविक भक्त, धार्मिक संत, साधू, राजकीय, मीडिया, इंडस्ट्री, उद्योग सगळ्यांपर्यंत पोचलं. काल आपण एक फोटो पाहिला असेल रामललाचा, पाहिलाय? किती लोकांनी नाही पाहिला? प्रत्येकाने पाहिलं. कशामुळे? मीडियाची ताकद काय हे समजण्यासाठी मी तुम्हाला 3 उदाहरणं दिले. जर आपल्या मंदिरात अतिशय जास्त उपलब्धी होत असेल हुंडीमार्फत किंवा पावत्यामार्फत, तर पावत्याची तर आपण रोजच्या रोज आपल्या कॅशबुकमध्ये एंट्री करतो. हुंडीची देखील आपण त्या दिवशी संध्याकाळी उघडून त्याची मोजणी करून रेकॉर्डमध्ये घेतलं पाहिजे, किंवा इतकी मोठी हुंडी नसेल तर कमीत कमी विकली तरी त्या हुंडीला मोजलं पाहिजे. आणि हुंडी मोजताना फक्त विश्वस्त असणं काही आवश्यकता नाही आहे. तिथे जे कोणी भक्त आलेले आहे 4-5 पंचांनी मिळून ती हुंडी मोजून त्याची बिलकुल रेकॉर्डमध्ये त्याची एंट्री घेतली पाहिजे की आज किती पैसे किंवा किती हुंडी आलेली आहे. त्याचा बाकायदा आपल्या रेकॉर्डमध्ये कॅशबुकमध्ये त्याची एंट्री होणं अतिशय आवश्यक आहे. अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर शहर के विभिन्न मंदिरों में लड्डू का प्रसाद बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है. शहर में भक्तिधाम मंदिर में महिलाओं ने बड़े उत्साह और स्नेह श्रद्धा पूर्वक अपने रामलला के लिए नगद के 101 किलो लड्डू बनाए. जलाराम सत्संग मंडल अध्यक्ष दिलीप भाई पोपट ने बताया कि प्रसाद के तौर पर मगध के लड्डू बनाने का काम शुक्रवार से ही शुरू किया गया है, जो शनिवार के शाम तक पूरा हो जाएगा. उन्होंने बताया कि समय पर लड्डू बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपना योगदान दे रही है. आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने जा रहे राम मंदिर लोकार्पण व प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर भाजपा की शहर इकाई द्वारा आज शहर में निःशुल्क भगवा ध्वज वितरित किए गए. इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा के शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने बताया कि इस समय पूरा शहर राममय हो गया है. साथ ही 22 जनवरी को हर कोई अपने अपने घर पर भगवा ध्वज लगाकर दीपोत्सव व आनंदोत्सव मनाए. इस हेतु भगवा ध्वज वितरण का यह उपक्रम चलाया गया है. श्री गोवर्धन नाथ जी प्रभु की असीम कृपा से एवं परम पूज्य गोवर्धन 108 श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज गादीपति श्री गोवर्धन नाथ जी हवेली के शुभ आशीर्वाद से श्री गोवर्धन नाथ जी हवेली सत्संग मंडल द्वारा सोमवार 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निमित्त श्री गोवर्धन नाथ जी हवेली अमरावती से प्रभात फेरी निकालने का निर्णय लिया गया है. अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री अग्रवाल समाज द्वारा आगामी 22 जनवरी को दोपहर 4 बजे श्री अग्रसेन भवन में भव्य आरती का आयोजन किया गया है. समाज अंतर्गत अग्रवाल सखी मंच, श्री अग्रवाल जागृति महिला मंडल और सभी इस आयोजन में सहभागी है. सभी समाज बंधु भगिनी से सह परिवार उपस्थित रहने का अनुरोध अग्रवाल समाज ने किया है. उल्लेखनीय है कि बच्चों को राम बनाकर लाना है और प्रतियोगिता में भाग लेना है. उन्हें आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे. शिव वंदना ग्रुप फर्शी स्टॉप परिसर के नागरिक इंद्रायणी नगर अंबिका नगर की ओर से कार सेवकों का सत्कार किया जाएगा. उसी प्रकार बलिदानी कार सेवकों को कल रविवार 21 जनवरी को दोपहर 4:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. राम रक्षा पाठ, हनुमान चालीसा, राम नाम का जय घोष आदि कार्यक्रम होंगे. अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह उपलक्ष्य यहाँ नमूना में सोमवार 22 जनवरी को शाम 6 बजे 101 लड्डू का वितरण करने की घोषणा युवा सेना उबाठा के जिला प्रमुख रोहित धोटे और नमूना सार्वजनिक मंडल ने की है. इस समय प्रीति संजय बंड और जिला सह संपर्क प्रमुख दिनेश बुक प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे. धोटे ने बताया कि 500 वर्ष उपरांत अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र विराजमान होने की शुभ बेला उपलक्ष्य राम दरबार पूजन कार्यक्रम कल रविवार 21 जनवरी को आयोजित है, जिसमें सुंदर कांड पाठ, माता का जगराता भी होगा. सभी से सहभागी होने का अनुरोध किया गया है.
अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजित हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल के पावन पर्व का साक्षी बनने जनमानस का उत्साह देखते हुए केंद्र सरकार ने भी अपने कार्यालय को आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है एवं महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड CAIT कैट ने समूचे भारत में आयोजित इस दीपावली पर्व के उत्सव का स्वरूप प्रदान करने विविध कार्यक्रम का आयोजन करने की कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष CABC भारतीय एवं महासचिव प्रवीण भाई खंडेलवाल ने सभी व्यापारी एवं उनसे जुड़ी संगठनाओं से अपील की है। शासन मान्य ब वर्ग तीर्थ क्षेत्र महर्षि वाल्मीकि मठ के मठाधिपति ऋषि ज्ञानेश्वर मावली यह शनिवार को अयोध्या पर पहुंच गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पहुंचते ही महर्षि वाल्मीकि तथा श्री राम नाम जाप कर पवित्र राम भूमि को वंदन किया। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा वे यजमान के रूप में उपस्थित रहेंगे। जन्मभूमि न्यास के महासचिव चंपत राय ने उन्हें निमंत्रण भेजा है। धारनी और मेलघाट को लेकर हमेशा ही कुपोषण ग्रस्त दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्र का चित्र दर्शाया जाता है, परंतु धारनी के प्राकृतिक सौंदर्य सहित आदिवासी लोक जीवन सभ्यता व संस्कृति ने एक लौकिक निर्माण किया है, जिसके चलते धारनी का प्राकृतिक व पारंपरिक सौंदर्य दुनिया के सामने आना चाहिए। इस हेतु सभी को साथ मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। इस आशय का प्रतिपादन करने के साथ ही विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि केवल सरकार की विविध योजनाओं से ही विकास नहीं होता, बल्कि शिक्षा के जरिए नया परिवर्तन किया जा सकता है। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के संलग्नित एवं दयाराम पटेल स्मारक ट्रस्ट धारनी द्वारा संचालित धारनी स्थित श्री वसंतराव नाईक महाविद्यालय के सुवर्ण महोत्सव निमित्त आयोजित स्नेह सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के ने अपने विचार व्यक्त किए। राम मंदिर मुद्दा यह भाजपा व RSS का चुनावी मुद्दा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर राम मंदिर पर हम भी आस्था रखते हैं। जब से भाजपा के पास राम मंदिर का मुद्दा आया है, देश में अन्य धर्मों व समाज में डर का माहौल पैदा हो गया है। हमें किसी को डराने वाला राम राज्य नहीं, बल्कि शाहू फुले आम्बेडकरी विचारधारा का राम राज्य चाहिए। इस तरह की बात मराठा सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर ने कही। स्थानीय वालकट कंपाउंड स्थित मराठी पत्रकार भवन में शाम 4 बजे आयोजित मराठा सेवा संघ द्वारा पत्र वार्ता का आयोजन किया गया। इंग्रजी अक्षर ओळखता येतात किंवा त्यांना पाठ आहे, परंतु वाचता येत नाही। साधी अंकगणित सुद्धा सोडवायचं म्हटलं तर बेरीज वगैरे सुद्धा अडचणी आहेत। याचा अर्थ याच्या पुढे त्यांचं भवितव्य संपलेलं आहे। या दरम्यान सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांची दाद ही बंद झालेली आहे। नोकऱ्या कमी झालेल्या असतानाच वेगळ्या मार्गाने त्याची तरतूद भारतीय राज्यघटनेमध्ये किंवा शासकीय सर्वसामान्य कामकाजामध्ये नाही। स्थानीय नानक नगर परिसर में लगभग हर घर के सामने बिजली के ओवरहेडेड खुले तार लटक रहे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में कभी भी बिजली का करंट लगकर कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है और बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान हो सकता है। ऐसे में महावितरण कार्यालय सहित मनपा प्रशासन द्वारा तुरंत इस ओर ध्यान देकर बिजली की ओवरहेडेड तारों का यथायोग्य प्रबंध करना चाहिए, साथ ही ग्राउंड वायरिंग करवाना चाहिए। इस आशय की मांग नानक नगर परिसर के सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुमार सिरवानी द्वारा की गई। साथ ही उन्होंने ऐसा नहीं होने पर 22 जनवरी को जिलाधीश कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन करने की चेतावनी दी। और मैं विद्युत भवन में भी शिंदे सर से बात किया 2000 में, उनका भी यही शब्द है कि हमारे पास फंड नहीं है, जब फंड आएगा हम करेंगे काम। कराओके क्लब अमरावती ने आगामी फरवरी में जिला स्तरीय भव्य कराओके प्रतियोगिता रखी है, जिसके ऑडिशन 26 जनवरी से धामनगांव रेलवे से शुरू होंगे। लगभग सभी तहसीलों में ऑडिशन के साथ स्पर्धकों का चयन होगा। 51,000 रुपए के प्रथम पुरस्कार सहित हजारों के अवार्ड रखे गए हैं। यह जानकारी आज दोपहर मराठी प्रेस वार्ता के अध्यक्ष प्रीती साहू ने दी। तर आम्ही सर्व 6 लोकांनी मिळून एक आमची टीम तयार करून आम्ही हे भव्य दिव्य जिल्हास्तरीय कराओके स्पर्धा आपल्या अमरावती जिल्ह्यात घेण्याचं ठरवलेलं आहे आणि ही जर अतिशय चांगली आम्हाला प्रतिसाद जर मिळाला, आम्हाला कराओके गाणाऱ्या सिंगर्स लोकांचा जर आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळाला, तर या जिल्हास्तरीयचं रूपांतर आम्ही विदर्भस्तरीय आणि नंतर महाराष्ट्र लेवलवर पर्यंत देखील करण्याचं आमचं नियोजन आहे।
स्थानीय जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक की मुख्य शाखा, प्रशासकीय कार्यालय एवं विविध शाखाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों ने हाल ही में बैंक के अध्यक्ष निर्वाचित हुए इंजीनियर अविनाश कोठाले एवं नए उपाध्यक्ष इंजीनियर प्रदीप चौधरी का संयुक्त रूप से अभिष्ट चिंतन करते हुए उन्हें भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अमरावती में रहने वाली 49 वर्षीय महिला अक्सर अपने किसी काम के चलते गढ़चिरौली जाना आना करना पड़ता था, जिसकी यात्रा के दौरान महावितरण के उप कार्यकारी अभियंता रहने वाले स्वप्निल बाबाराव किनकर इनके साथ जान पहचान हो गई थी, जो गढ़चिरौली में ही पदस्थ था। ऐसे में उक्त महिला ने स्वप्निल किनकर को गढ़चिरौली में कोई काम दिलाने हेतु कहा। पश्चात काम दिलाने के बहाने स्वप्निल किनकर 18 जनवरी को सुबह 8 बजे उक्त महिला के गढ़चिरौली स्थित किराए के मकान पर पहुंचा और उसके साथ जोर जबरदस्ती की। इससे घबराई महिला ने बाद में उसकी जानकारी अपनी घर मालकिन को दी और बस में सवार होकर अमरावती चली आई। पश्चात उसने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया। घटनास्थल गढ़चिरौली रहने के चलते इस मामले को गढ़चिरौली पुलिस के पास वर्ग किया गया। स्थानीय गाड़ियानगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 42 वर्षीय महिला को मिलिंद घोड़ेस्वार ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए आपत्तिजनक मैसेज भेजने के साथ ही 17 जनवरी को उसका पीछा किया। साथ ही कई बार फोन कॉल करते हुए उसके साथ अश्लील बातचीत करने का प्रयास किया, जिससे तंग आकर उक्त महिला ने गाड़ियानगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली विवाहिता का 4 वर्ष पहले वाशिम जिला अंतर्गत आमानी गांव में रहने वाले सागर गणपत बंसरे के साथ प्रेम संबंध हुआ करता था और वह अमरावती आकर रहने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद सागर बंसरे ने उसका पीछा करना जारी रखा और उससे शरीर सुख की मांग की। साथ ही उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो अमरावती में रहने वाले संजय शाह को सोशल मीडिया पर वायरल करने हेतु भेजे, ताकि उक्त विवाहिता की बदनामी हो सके। इस शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने सागर बंसरे व संजय शाह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। समीपस्थ मोताला तहसील अंतर्गत अवैध साहूकारी का व्यवसाय करने वाली एक महिला के घर पर सहकार विभाग के विशेष पथक ने आज छापा मारा। पुलिस बंदोबस्त के बीच की गई इस संयुक्त कार्यवाही में कई कोरे ब्रांड पेपर, कोरे धनादेश व पैसे के लेन देन का हिसाब किताब लिखे हुए रजिस्टर जब्त किए गए। जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक की देखरेख के तहत जिला उपनिबंधक नाना साहेब चौहान के पथक द्वारा यह कार्यवाही की गई। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।